आज हम प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे, ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे। ऑप्टिक्स के अंतर्गत अपने कोर्स में दो चैप्टर हैं। एक किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाश की किरण प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी यानी प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है अपना किरण प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत अपन प्रकाश की किरण प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और दूसरा जो चैप्टर होगा तरंग प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं इन चैप्टरों में जो कंटेंट ब्लैक बोर्ड पर जिनका वर्क आवश्यक है उतना ब्लैक बोर्ड वर्क करूंगा। इसके अलावा मैं आपको इसके नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, इसके साथ नोट्स अटैच किए जाएंगे जिनको आप विस्तार से देख सकेंगे। तो जितना आवश्यक है ब्लैक बोर्ड वर्क उतना ब्लैक बोर्ड वर्क किया जाएगा, और इसके अलावा संपूर्ण नोट्स इसके साथ अटैच किए जाएंगे जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं किरण प्रकाशिकी। सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जिससे हमें सांसारिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है। प्रकाश के संचरण पथ या गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है जिससे हमारी दृष्टि संवेदना जागृत होती है, अर्थात जिससे हमें सांसारिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है। सरल रेखा में संचरण, प्रकाश का जो संचरण है, गमन जो है वो एक सरल रेखा में होता है। संचरण पथ को, जो संचरण पथ है या गमन पथ है, संचरण पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण, और प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये 3800 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7800 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट के मध्य होता है। 3800 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट के मध्य होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की जो चाल है वायु या निर्वात में, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में तीन गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तथा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट के मध्य होता है। अब इस चैप्टर में अपन प्रकाश की जिन घटनाओं का अध्ययन करेंगे वे घटनाएं हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, परिकिरणन। इसके अलावा
कुछ प्रकाशीय कुछ प्रकाशीय उपकरण मानव नेत्र के साथ साथ जो प्रकाशीय उपकरण सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश की कुछ घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, परिकिरणन, इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मानव नेत्र के साथ साथ जो प्रकाशीय उपकरण है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनका अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। देखिए, ये जितनी भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं का अध्ययन प्रकाश की किरण प्रकृति से किया जा सकता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। यानी प्रकाश की वे घटनाएं जिनका अध्ययन प्रकाश की किरण प्रकृति से किया जा सकता है, उसका अध्ययन अपन किरण प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर की जो घटनाएं हैं जिनका अध्ययन करना है, उनका दैनिक जीवन में सामान्य रूप से प्रेक्षित होने वाली घटनाएं हैं, इनका दैनिक जीवन में सामान्य रूप से प्रेक्षण संभव है। इसलिए इसको अपन स्थूल प्रकाशिकी भी कह सकते हैं। स्थूल प्रकाशिकी, स्थूल प्रकाशिकी। इसके अलावा जिन घटनाओं का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित जो नियम हैं, उन नियमों का सामान्य ज्यामिति के नियमों से अध्ययन किया जा सकता है या व्युत्पन्न किया जा सकता है। इन घटनाओं से संबंधित जो नियम हैं, उन नियमों को सामान्य ज्यामिति के नियमों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो इस चैप्टर में जिन घटनाओं का अध्ययन करेंगे, चाहे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विक्षेपण है, प्रकीर्णन है, इनका अध्ययन प्रकाश की किरण प्रकृति से किया जा सकता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। इसके अलावा इन घटनाओं का दैनिक जीवन में सामान्य रूप से प्रेक्षण होता है, मतलब सामान्य रूप से प्रेक्षित होने वाली ये घटनाएं हैं दैनिक जीवन में, इसलिए इसको स्थूल प्रकाशिकी भी कहते हैं। इसके अलावा इन घटनाओं से संबंधित जो नियम हैं, उन नियमों का सामान्य ज्यामिति के नियमों से अध्ययन किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन। पहली जो घटना अपनी, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन, किस घटना को कहते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण किसी माध्यम में संचरित होती हुई किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश किरण है, ये कोई एक माध्यम है, माध्यम 1, ये नीचे दूसरा माध्यम है, माध्यम 2। ये दोनों माध्यमों का पृथक्कारी तल है। कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल के जिस बिंदु से प्रकाश किरण टकराकर लौटती है, यानी जिस बिंदु पर उसका परावर्तन होता है,
उस बिंदु पर उस तल के लंबवत खींची गई रेखा इस तल के इस बिंदु से परावर्तन होता है, यानी प्रकाश किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है। तो तल के इस बिंदु पर खींची गई अभिलंब रेखा, मतलब इस तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब ये आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण ये परावर्तित प्रकाश किरण है। परावर्तित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है, इसको आई से व्यक्त करते हैं। और ये परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण कहलाता है, इसको आर से व्यक्त करते हैं। तो यहां आई आपतन कोण है, आपतन कोण, और आर परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। और इसको मैं एम एन से व्यक्त कर दूं। ये एम एन यहां दो माध्यमों को पृथक करने वाला तल है जिससे प्रकाश किरण का परावर्तन हो रहा है, यानी परावर्तक तल समझ सकते हैं इसको। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती हुई किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस बिंदु से पृथककारी तल के जिस बिंदु से परावर्तन होता है उस बिंदु पर उस तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। और आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है, इसको आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। तो ये घटना है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन से संबंधित कुछ नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन के 3 नियम है। परावर्तन का पहला नियम, जब किसी सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, तुल्य होता है। जब किसी सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में व एक बिंदुगामी होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में व एक बिंदुगामी होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का तीसरा नियम, परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एवं प्रकाश की आवर्ती तीनों राशियां अपरिवर्तित रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य व आवर्ती अपरिवर्तित, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की चाल, क्योंकि प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की चाल माध्यम परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी और प्रकाश की आवर्ती भी, ये तीनों राशियां अपरिवर्तित रहती हैं। प्रकाश की चाल,
प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की आवर्ती, ये तीनों राशियां अपरिवर्तित, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहती है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। दूसरा, परावर्तन की घटना में आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में व एक बिंदुगामी होते हैं। और तीसरा, परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की आवर्ती, ये तीनों राशियां अपरिवर्तित रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नियत रहती है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, यानी आपतन कोण I का मान 0 होता है, तो परावर्तन कोण R का मान भी 0 होगा, अर्थात परावर्तन के पश्चात अभिलंब के अनुदिश ही लौट जाती है। यानी कोई प्रकाश किरण, ये अभिलंब है, ये परावर्तक सतह जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, अभिलंब के अनुदिश परावर्तक सतह, अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। यानी आपतन कोण I का मान 0 है, तो परावर्तन कोण R का मान भी 0 होगा, यानी परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। यानी किसी परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि आपतन कोण I का मान, परावर्तन की घटना में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यदि आपतन कोण I का मान 0 है, तो परावर्तन कोण R का मान भी 0 होगा। यानी अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब किसको कहते हैं अपन? प्रतिबिंब, देखिए, किसी वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है, अनुभूति होती है। उस आभास या अनुभूति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है या अनुभूति होती है। उस आभास या अनुभूति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। देखिए, किसी वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहां उस वस्तु की उपस्थिति का आभास या अनुभूति वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तथा किसी वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर वस्तु की उपस्थिति का आभास या अनुभूति आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। पुनः समझ ले, किसी वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु की उपस्थिति का आभास या अनुभूति वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है तथा किसी वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर वस्तु की उपस्थिति का आभास या अनुभूति आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये सदैव सीधा बनता है, सदैव उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो यह है प्रतिबिंब। पहली बात, क्या होता है प्रतिबिंब? और यह प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो क्या है गोलीय दर्पण? देखिए, गोलीय दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति जिसको अपन गोलीय दर्पण कह रहे हैं। क्या होता है गोलीय दर्पण? एक कांच का खोखला गोला, ये कांच का एक खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले का एक छोटा भाग काटकर अलग कर लिया जाए। ये इतना भाग काटकर अलग कर लिया गया। कांच के इस खोखले गोले का एक छोटा भाग काटकर अलग कर लिया जाए और अलग करने के बाद इसकी एक सतह को, देखिए इस गोले की दो सतह, एक बाहरी सतह और एक अंदर की सतह। कांच के खोखले गोले का एक छोटा भाग काटकर अलग कर ले और अलग करने के पश्चात इसकी एक सतह को रजित करके, एक सतह पर को रजतित कर दें और दूसरी सतह को परावर्तक बना दें, तो ये युक्ति गोलीय दर्पण कहलाती है। ये जो कटा हुआ भाग है, कटा हुआ खोखले गोले का छोटा कटा हुआ भाग, एक छोटा भाग काटकर अलग कर लें और ये जो अलग किया हुआ भाग है, ये अलग किया हुआ भाग इसकी बाहर की ओर उभरी हुई जो सतह है उसको रजित कर दें और अंदर दबी हुई सतह को परावर्तक बना दें। बाहर की ओर उभरी हुई सतह है उसको रजित कर दिया और ये अंदर दबी हुई सतह है इसको परावर्तक बना दिया। परावर्तक या ये खोखले गोले का छोटा कटा हुआ भाग इसकी अंदर दबी हुई सतह को रजित कर दे और बाहर उभरी हुई सतह को परावर्तक बना दे। ये सतह इसको परावर्तक बना दिया जाए, परावर्तक, और अंदर दबी हुई सतह इसको रजित कर दे, तो ये युक्ति गोलीय दर्पण कहलाती है। तो देखिए,
एक कांच का खोखला गोला है, उसके एक छोटे भाग को काट कर अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसकी एक सतह को रजित करके दूसरी सतह को परावर्तक बना दिया जाए तो यह युक्ति गोलीय दर्पण कहलाती है। लेकिन रजित करने एक सतह को और दूसरी सतह को परावर्तक बनाने के आधार पर यह गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसमें अंदर की ओर दबी हुई सतह परावर्तक होती है, वो कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जिसमें बाहर की ओर उभरी हुई सतह परावर्तक होती है वो कहलाता है उत्तल दर्पण, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। पुनः समझ ले एक बार, एक कांच का खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले का एक छोटा भाग काटकर अलग कर लिया जाए और इस छोटे भाग की एक सतह को रजित करके दूसरी सतह को परावर्तक बना दिया जाए तो यह युक्ति गोलीय दर्पण कहलाती है। क्योंकि इसकी एक सतह को रजित करके दूसरी सतह को परावर्तक बनाने के दो तरीके हैं। इसका मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसमें बाहर उभरी हुई सतह परावर्तक होती है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अपन इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ शब्दार्थ हैं जिनका अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए आप, पहला गोलीय दर्पण का ध्रुव या द्वारक। सबसे पहले समझिए गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, द्वारक किसको कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का जो ये वृत्तचाप है, वृत्तीय चाप, वृत्तचाप ये जो सतह है या जो वृत्तीय पृष्ठ है वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी द्वारक किसको कहते हैं, दर्पण, गोलीय दर्पण के वृत्तीय पृष्ठ को, वृत्तीय पृष्ठ, गोलीय दर्पण का जो वृत्तीय पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, इसको कहते हैं अपन गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का ये वृत्तीय पृष्ठ द्वारक कहलाता है इसका। दूसरा है ध्रुव, जिसको पी से व्यक्त करते हैं। ध्रुव को पी से व्यक्त करेंगे तो देखिए क्या होता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का जो द्वारक है, यानी इसका जो वृत्तीय पृष्ठ है, उस वृत्तीय पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये इसका जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, ये कहलाता है ध्रुव। इसका ये मध्य बिंदु ये कहलाता है ध्रुव, पी। तो गोलीय दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। तीसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, इस वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं। देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी खोखले गोले का एक भाग है। ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये भाग आपने इस खोखले गोले का इतना भाग, छोटा भाग काट कर अलग कर लिया, तो ये जो छोटा भाग है इस खोखले गोले का एक भाग है। ये इस गोले का जो केंद्र बिंदु है ये सी, ये इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है पी। ये जिस खोखले गोले का भाग है, यानी इसको अपन पूरा कर दें तो ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग है। उस गोले का जो केंद्र है, मान लीजिए उस गोले का केंद्र ये है, तो ये इस
अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। इसी प्रकार देखिए, ये उत्तल दर्पण है जिसमें बाहर की ओर उभरी हुई सतह परावर्तक होती है। ये इसका ध्रुव है, इसके वर्तीय पृष्ठ जिसको अपन द्वारक कहते हैं, उस द्वारक का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग है। इसको अपन पूरा कर दें तो ये खोखला गोला बनेगा। ये जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, मान लीजिए उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु ये है, ये इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका मतलब जो आपका अवतल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो क्या है वक्रता केंद्र, बात समझ में आई? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से व्यक्त करते हैं अपन। अब एक शब्द आता है इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? चौथी जो परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यह मुख्य अक्ष है। यह गोलीय दर्पण का ध्रुव है और यह वक्रता केंद्र, ये मिलाने वाली रेखा जो है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। क्योंकि ये गोलीय दर्पण की रेडियस यानी सी और पी के बीच की जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या भी है। इसका मतलब ये जो मुख्य अक्ष है वो ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके अलावा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के द्वारक या उसके वर्तीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है उसको अपन अक्ष कह सकते हैं। ये गोलीय दर्पण की अक्ष है। वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। इसके अलावा किसी भी बिंदु को मिला दें अपन, गोलीय दर्पण के द्वारक के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए तो वो मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। और ये गोलीय दर्पण की सतह पर सदैव अभिलंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। गोलीय दर्पण के द्वारक के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दें तो वो मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की सतह पर अभिलंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तथा वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है वो भी उस सतह पर अभिलंब होती है, लेकिन वो मुख्य अक्ष कहलाती है। और अन्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को अपन अक्ष कह सकते हैं। तो चाहे अक्ष हो चाहे मुख्य अक्ष हो, ये सभी गोलीय दर्पण की सतह पर अभिलंब होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है, बात समझ में आई? देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के ध्रुव से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए, गोलीय दर्पण का ये द्वारक गोलीय दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष। अब पढ़ेंगे अपन गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? पांचवी जो परिभाषा अपनी, मुख्य फोकस। देखिए, गोलीय दर्पण पर उसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है। ये इसका ध्रुव है P, ये वक्रता केंद्र मान लीजिए C है, इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा जिसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं, ये मुख्य अक्ष है। इस गोलीय दर्पण की सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती हैं, देखिए जिस बिंदु से परावर्तन होता है, उस परावर्तन जिस बिंदु से हो रहा है उसको यदि मैं M से व्यक्त कर दूं, तो यदि इस बिंदु को मैं वक्रता केंद्र से मिला दूं तो मिलाने वाली ये रेखा गोलीय दर्पण की सतह पर अभिलंब होती है और ये आपतित प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण I कहलाता है और ये परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण R कहलाता है और ये दोनों बराबर होते हैं। यदि इस कोण का मान थीटा है तो R का मान भी थीटा होगा, यानी जितने कोण पर आपतित होगी परावर्तन के पश्चात भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो कहलाता है मुख्य फोकस। इसी प्रकार देखिए, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है इस गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण की सतह पर, और सतह के जिस बिंदु पर आपतित हो रही है यदि उस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दें तो मिलाने वाली ये रेखा गोलीय सतह पर अभिलंब होगी। जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित हो रही है यदि इसको मैं M से व्यक्त कर दूं तो ये आपतित प्रकाश किरण इसके साथ जितना कोण बनाएगी अभिलंब के साथ वो आपतन कोण I कहलाता है, क्योंकि जितने कोण पर ये आपतित होगी उतना ही अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। ये परावर्तन का प्रथम नियम है, यानी I का मान यदि थीटा है तो R का मान भी थीटा होगा। इस अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित होगी। यदि इसको अपन पीछे बढ़ा दें, इस बिंदु M को मैं यहां व्यक्त कर देता हूं, यदि इसको अपन पीछे बढ़ा दें तो ये अपने को यहां से कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये कहलाता है इसका मुख्य फोकस। तो देखिए, गोलीय दर्पण की सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें तो मुख्य फोकस होता है वास्तविक, इसमें मुख्य फोकस होता है आभासी। इससे आती हुई ये परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये कहलाता है इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस।
और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर गुजरती है, यह कहलाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। वहां से वो आती हुई प्रतीत होती है, जबकि उत्तल दर्पण में उस मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, यदि अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है यदि अवतल दर्पण है तो, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है यदि उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। अब एक परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या इसको अपन कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ध्रुव से यानी ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, तो ये जो बीच की दूरी है इसको कहते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। जबकि फोकस दूरी किसको कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। तो फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इस दूरी को कहते हैं अपन फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण का द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी।